हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम यूजीसी नेट और सेट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अब ये सभी सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाऊंगी। डिटेल में हर एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी, हर एक कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। At a particular time of computation, the value of counting semaphore is 7. semaphore का ये सवाल पूछा गया है, जिसमें कि आपके सामने इनिशियल वैल्यू दी गई है 7, जिसको काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू कहा गया है। उसके बाद हमें 20 पी ऑपरेशंस दिए गए हैं। अब देखिए, जो पी ऑपरेशंस हैं, पी ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब होता है हमारे पास वेट ऑपरेशंस। सीमाफोर में हम वेट और सिग्नल के साथ काम करते हैं, तो पी को इंडिकेट किया जाता है वेट से, जिसकी वैल्यू दी है 20। और उसके बाद एक्स वी ऑपरेशन। जो वी ऑपरेशन होता है, वी का मतलब होता है सिग्नल, ठीक है। और सिग्नल की वैल्यू यहाँ पर एक्स बताई गई है। इफ द फाइनल वैल्यू ऑफ सीमाफोर इज 5, सो फोर्थ वैल्यू जो दी है वो है फाइनल वैल्यू सीमाफोर की, दैट इज 5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीमाफोर की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। आपको देखो, सबसे पहले सीमाफोर की फाइनल वैल्यू गिवन होगी, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस वेट वैल्यू प्लस सिग्नल वैल्यू। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फाइनल वैल्यू कितनी है, 5 है। इनिशियल वैल्यू वी हैव इज 7, माइनस करेंगे वेट की वैल्यू को, दैट इज 20, और सिग्नल की वैल्यू दी गई है x। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए, 20 माइनस 7 आ जाएगा -13, राइट, प्लस x, इसको हम लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 13 इक्वल्स टू एक्स, दैट विल इक्वल्स टू 18। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 18। और क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर टू कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली 7 PM हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। इन क्लासेस के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आपको PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स अपडेटेड मॉक टेस्ट एंड रिविजन MCQs का क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाता है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, कंप्लीट कोर्स के साथ, पेपर 2 के कोर्स के साथ पूरा पेपर 1 फ्री दिया जाता है, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट सब कुछ दिए जाएंगे। और इसका न्यू बैच आज यानी कि 12 मई से शुरू हो रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए ये 2 नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। साथ ही डेमो क्लासेस को जरूर देखिए, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, दैट इज यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे पेपर 1 भी है एंड पेपर 2 के भी यूनिट वाइज फोल्डर्स आपको मिल रहे हैं। पेपर 1 और 2 की लाइव क्लासेस भी आपको हम ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये नंबर दे रही हूँ, इस पर व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर लीजिए। Which of the following statements are correct? देखिए, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आंसर ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताती हूँ। अ प्रोसेस ऑलवेज चेक ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस टू एंटर क्रिटिकल स्कीमा, या फिर इसको बोलते हैं टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोसेस अगर P1 हमारे पास है और ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो प्रोसेस P1 ऑलवेज चेक द स्टेट ऑफ करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस P2 है, जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुकी है, ये बोल रहा है कि उसका करंट एग्जीक्यूशन स्टेट जो है वो हमेशा चेक किया जाएगा। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में है, तो उसके स्टेट के बारे में हम नहीं जान सकते। वो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करेगा, अगली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? एक कॉमन सेक्शन होता है, जहां पर जाकर के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, आगे है स्पिन लॉक्स यूजेस बिजी वेटिंग। यस, जब हमारे प्रोसेसेस का जो स्पिन है, इस तरीके से, ठीक है, स्पिन लॉक्स जो है वो बिजी वेटिंग को यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिकली टेस्टिंग अ वेरिएबल
until some value appear is known as busy waiting. So ऊपर वाले इसमें आप लोगों ने busy waiting पढ़ा, उसी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि पीरियोडिकली यानी कि कुछ कुछ समय के बाद जब हम किसी वेरिएबल को टेस्ट करते हैं, जब तक हमें कोई वैल्यू अपीयर ना हो जाए उसको बिजी वेटिंग बोला जाता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड मेमोरी इज केप्ट। यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी को केप्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। प्रिंट डेमॉन continuously checks to see if there are any file to be printed. No, this is also a wrong statement. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन भी ऐड की हुई है, जो भी अभी आपको बताया वही सब चीजें इधर लिखी हुई है, ताकि आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, डिमांड क्लीनिंग है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एंड मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करेक्ट आंसर को ढूंढना है। ठीक है, सो देखिए LRU लीस्ट रिसेंटली यूज, ये क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। सो इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या होता है, अ पेज दैट हैज नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम इज रिप्लेस्ड। जो पेज हमने पीछे काफी देर से यूज नहीं किया है उस पेज को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, है ना। यही होता है LRU में, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं। तो एक को अगर हम सेकंड से मैच करते हैं तो देखो सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ने से ही हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जैसे LRU है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या थियोरेटिकल पार्ट वाला क्लास नहीं देखी है ना, तो मुझे बता दो, उसका लिंक मैं आपके साथ दे दूंगी। ठीक है, सो ए का सेकंड है आंसर, वैसे तो हमें मिल चुका है फिर भी देखते हैं। डिमांड क्लीनिंग क्या होता है, अ पेज इज रिटर्न टू सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी सेकेंडरी मेमोरी है, मान लीजिए हार्ड डिस्क है, उसमें किसी भी पेज को अगर हम प्लेस करते हैं, ओनली व्हेन इट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। ये बोल रहे हैं मेन मेमोरी से किसी पेज को हम सेकेंडरी मेमोरी में इसलिए ट्रांसफर करते हैं ताकि, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, रिप्लेसमेंट कर सकें। इसको बोलते हैं डिमांड क्लीनिंग। आगे है लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, it decides to add to the pool of processes to be the decision to add pool of processes to be executed। एग्जीक्यूशन के लिए जो भी प्रोसेसेस है उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, द डिसीजन टू ऐड टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर पार्शियली और फुली इन द मेन मेमोरी। ठीक है, जो प्रोसेसेस पार्शियली या फिर पूरे तरीके से मेन मेमोरी में होती है उसके लिए मीडियम टर्म शेड्यूलिंग को यूज किया जाता है। तो बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन था। ये देखिए करेक्ट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ है जो आपको अभी मैंने समझाया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए इस सवाल बहुत बार आया पेपर में, स्कैन एल्गोरिदम बेस्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि वी हैव 200 ट्रैक्स 0 से 199 तक, जिसमें कि जो अभी ट्रैक का हेड है वो है 125 पर। ठीक, सॉरी, रिक्वेस्ट किया है 125 तक एंड करंटली जो हेड है वो है 143 पर। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज करना है और ये आपके सामने एक सीक्वेंस दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है वो है ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो नंबर्स दिए हैं इनको एक सीक्वेंस में हम लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो सबसे पहले सबसे छोटा है 86, देन वी हैव 91, 94, 102, 130, 143, 147, 150, 175, 177 एंड 199 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ट्रैक का हेड जो है वो कहाँ पर है, 143 पे है। फर्स्ट स्टेप अरेंज करना है, सेकेंड स्टेप है 143 को ढूंढना। अगर बाय चांस मान लो आपको बोला जाता कि 143 की जगह हेड हमारा 145 पर है, तो हम क्या करते, तो हम ढूंढते कि 145 कहाँ आ रहा है, तो वो 143 और 47 के बीच में आ रहा है, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको प्लेस करते। ठीक है, 143 पर हेड है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, 143 से 130 भी आ रहा है,
47 भी आ रहा है। अब देखना है नियरेस्ट इसमें से कौन सा है, तो नजदीक कौन है, 147 है ना, तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे अपने हेड तक, दैट इज योर 199। अब इस लिस्ट में देखो वैसे तो 199 लिखा ही नहीं है, 0 से शुरू है, 199 यहां पर लिखा है। ये देखो ये लिखा है ना 199, 0 to 199, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, 199 तक आ गए। अब डायरेक्टली हमारा हेड जो है वो यहाँ से मूव करेगा 0 की तरफ। अब क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 से वापस 186 पे आकर के मूव करेंगे। तो बेसिकली हेड मूवमेंट्स हम लोगों को ढूंढनी थी। देखो ये भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स कितनी हुई, तो ये कितनी हुई, हम लोगों ने विजिट किया 143 से 199 की तरफ को। ठीक है, और उसके बाद 199 से हम लोगों ने विजिट किया 86 की तरफ को। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 143, 199 माइनस 143 को ऐड करेंगे। देखो मैं आपको सिंपल से तरीके से बताती हूँ, हेड मूवमेंट्स काउंट करनी है तो हम लिख देंगे 199 माइनस 143, फर्स्ट हेड काउंट हो गया, प्लस 199 से हम लोगों ने मूव किया 86 की तरफ। तो जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या था, 169। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लिखा हुआ था स्कैन, है ना, इसलिए हमने 0 और 199 को भी कंसिडर किया। अगर लिखा होगा सी स्कैन, ठीक है, अगर सी स्कैन यानी कि सर्कुलर स्कैन लिखा होता तो हम 199 और 0 को जो है वो ऐड नहीं करते, हमारा ये हेड जो है वो 177 तक मूव करता और सीधा फिर 86 पर आता। 199 को हमने कंसिडर ही नहीं करना था अगर सी स्कैन होगा। सी स्कैन क्या करता है, सर्कुलर स्कैन होता है और ये इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू को, ठीक है, हेड की इनिशियल और एंड वैल्यू को हमेशा इग्नोर करता है। ये चीज जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है वहां पर थियोरेटिकल तरीके से पूछी गई थी, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, आप बस मुझे बता दो कि कौन कौन सी क्लासेस अभी देखना बाकी है। इन लाइनेक्स वेयर इज द यूजर पासवर्ड स्टोर्ड। सो लाइनेक्स में देखो यूजर के पासवर्ड होते हैं, जैसे एंड्रॉइड है, विंडोज है, वैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप यूजर हो, पासवर्ड सेट करोगे तो उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ईटीसी पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड की स्पेलिंग देख लो, PASSWD है। वैसे अगर आप लोगों को मैं रूल बताऊं तो ये जो है ना एग्जैक्ट इस लोकेशन पर तो स्टोर नहीं होता, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे तो मोस्ट रिलेटेड लोकेशन यही होती है। रूल के हिसाब से ETC शेडो नाम का एक स्पेस होता है जहां पर यूजर का पासवर्ड स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ये जो ETC पासवर्ड है, दिस फाइल कंटेन्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर अकाउंट्स बट नॉट द एक्चुअल पासवर्ड। एक्चुअल पासवर्ड यहाँ स्टोर होता है, बट क्योंकि मोस्ट रिलेटेड एक उसका स्पेस मिल रहा था तो इसलिए हमने इसको क्या किया, यूज कर लिया। अब ये वाले जो स्टेटमेंट है ETC शेडो, अगर ETC शेडो अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, ETC शेडो अगर अनऑक्यूपाइड है इट मीन्स दैट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट यूजर। आई बात समझ में? और ये PYQ की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है अ थ्रेड इज अ डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क दैट डज नॉट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली एंड इज नॉट इंटरप्टेबल। सो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड एक प्रोसेस का ही पार्ट होता है ना, थ्रेड क्या है, प्रोसेस का ही एक पार्ट है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थ्रेड एक डिस्पैचेबल यूनिट है, अलग हो जाने वाली यूनिट है किसी भी वर्क की, दैट डज नॉट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली, और ये इंटरप्टेबल भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि थ्रेड को इंटरप्ट किया जा सकता है, बीच में रोका जा सकता है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, सिग्नल देना होता है ना। कैसा सिग्नल, कोई अर्जेंट प्रोसेस, अगर अर्जेंट टास्क अगर बीच में आ रहा है तो हम एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोसेस है उसको बीच में रोक सकते हैं, इंटरप्टेबल। आगे बोल रहे हैं स्टेटमेंट 2,
इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ अ थ्रेड। ये बोल रहा है कि हम एक थ्रेड के बिहेवियर को ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग इट्स कॉन्टेक्स्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके। जब किसी थ्रेड को सस्पेंड यानी कि एंड कर दिया जाता है फोर्सफुली, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है थ्रेड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से दी गई हैं। रीजन आपके सामने है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को क्लास के बाद मिल जाती है, तो बाद में कभी रिवाइज करना हो तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता पीडीएफ चाहिए कहाँ से मिलेगी, तो ये वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस की पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिल सकती है। अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, तो उसको सब रूटीन बोलते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ रूटीन है जिसको कि अदर रूटीन्स क्या करती हैं, कॉल करती हैं कि भाई ये टास्क है, इसको आप परफॉर्म कर लो, ठीक है। एंड एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, मेन मेमोरी का जो भी एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो मेन मेमोरी के एड्रेस को वी ऑलवेज कॉल फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस क्या है? वही बात है, लॉजिकल एड्रेस है यूज्ड इन सिस्टम्स विद वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? जेनेरिक टर्म है दैट कैन रेफर्स टू इधर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस, वो उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब क्या है? सिग्नल है, ठीक है। इंटरप्ट के 4 लेवल्स हमारे पास होते हैं लाइनेक्स के कर्नल में। आपको उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या है उसको अरेंज करके आंसर निकाल करके देना है। सबसे पहली प्रायोरिटी है यूजर मोड प्रोग्राम्स, ठीक है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है यूजर प्रोग्राम अगर इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद है कर्नल सिस्टम सर्विस रूटीन, उसके बाद है बॉटम हाफ इंटरप्ट हैंडलर, और उसके बाद है टॉप हाफ इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी है यूजर मोड प्रोग्राम की। अगर यूजर के द्वारा रन किया जा रहा कोई प्रोग्राम हमारे सिस्टम के काम को इंटरप्ट करता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान हमारा सिस्टम नहीं देता है, ठीक है। इंडेक्स्ड और ग्रुप एलोकेशन इज यूज्ड एज, इंडेक्स्ड एलोकेशन और ग्रुप एलोकेशन, जो भी डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है, वो या तो इंडेक्स्ड के फॉर्मेट में होता है और ग्रुप के फॉर्मेट में होता है। सो इट इज यूजफुल इन सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस, अगर हमें करना है डेटा का तो यूज होता है। जब हमारे सिस्टम का एंटायर ब्लॉक का डेटा जो है अवेलेबल हो तब होता है। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सो ये एक बेसिक रूल है कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेगमेंटेशन में कि कभी भी अगर हम लोग इंडेक्स्ड और ग्रुप्ड एलोकेशन कर रहे हैं तो इंडेक्स्ड फॉर्मेट में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करते हैं तो सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस में ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो अगर फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर नहीं है, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कौन सी सिचुएशन में ये फ्रेगमेंटेशन आती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ लेना, मुझे बता दो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। इसी के साथ चलिए स्टूडेंट्स आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।